झूठे सरकार, झूठे मंत्री, झूठे नेता, भ्रष्ट नीतियां, आम आदमी की समस्या इनको नहीं दिखाई देती है। किसी मजदूर को अपना घर चलाने के लिए कुछ मिला क्या? सरकार तो एक एजेंडे पे है किस तरह से जो है पूंजीपतियों का भला किया जाए, किस तरह से सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता प्राप्त की जाए। 80 करोड़ परिवारों को हमने राशन दिया। एक परिवार में अगर 4 लोग भी लगाते हैं, 320 करोड़ की आबादी, बताइए कौन से देश की है? व्यापारी को मजबूर किया जा रहा है, उसको और गरीब बनाने का प्रयास किया जा रहा है और अमीरों को और अमीर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सरकार का षड्यंत्र है। इसलिए सरकारें जो हैं लगातार आपको लूटती हैं, खसोटती हैं, आपके अधिकार सीज रखती हैं, जिस तरह से लेबर लॉ में हुआ। अभी पीएम केयर फंड जो बनाया गया, उसमें जो पैसा इकट्ठा हुआ वो विधायक खरीदने के लिए, और किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काना हमारा काम नहीं है, और धर्म की खेती करना और दंगों की राजनीति करना बहुजन समाज के लोग काम नहीं। हमारा काम तो समाज को जोड़ने का है। वो नोट नहीं बना जो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को आजाद समाज पार्टी किसी कार्यकर्ता को खरीद दे। और आज चंद्रशेखर आप लोगों की आवाज है। अगर चंद्रशेखर किसी मामले में हस्तक्षेप करते तो बहुत अच्छे लोग ही हो सकता है। सत्य यह है कि आने वाली सदी 21वीं सदी बहुजनों की है। इस देश में बहुजनों का राज आएगा और कोई हमें इस देश में गुलाम नहीं बना सकता। इस देश की अर्थव्यवस्था जय भीम, जय भारत। विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करते हुए और सभी बहुजन महापुरुषों को, संत श्री सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, धन सिंह कोतवाल जी, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वीर अब्दुल हमीद साहब, भगत सिंह, शहीद भगत सिंह जी, शहीद उधम सिंह जी, अन्य बहुजन महापुरुष और मेरे रहबर, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करते हुए आज का लाइव जो है एक विशेष मुद्दे पे और कुछ विशेष जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने किया है। और जरूरी है कि लोकतंत्र में जानकारियां लोगों के पास होंगी तो वो सवाल करेंगे। मैंने लाइव में पहले भी शायद कहा था इस बात को कि हमारे प्रवासी मजदूर भाइयों पे उनके पेट में रोटी की भूख है, इसलिए वो सरकार से सवाल नहीं कर रहे हैं। काश यही हाल जो है चंद अमीरों का हुआ होता, काश यही हाल जो है ऊंची जातियों का हुआ होता तो डिबेट भी हो रही होती, सुप्रीम कोर्ट भी जल्दी जो है सुमोटो लेता, सुत संज्ञान ले लेता और उन लोगों की जान की सुरक्षा की जाती, उनके सम्मान की, उनकी सुरक्षा की जाती, उनके बच्चों की, उनके परिवारों की सुरक्षा की जाती। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि कारण यही था, क्योंकि इस देश में अगर सबसे बड़ा कुछ है, इस देश का सबसे बड़ी बुराई, इस देश का सबसे बड़ा दंश कुछ है तो वो इस देश की जाति व्यवस्था है, जो जाति देख के काम करने के लिए सरकारों को, सरकार के ढांचे को, न्यायपालिका को मजबूर करती है और उन्हें मंजूर भी है। वो वही देख के जो है कार्य करते हैं। तो इसलिए देरी हुई, 2-2.25 महीने लग गए सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेते हुए। हजारों लोगों की जान चली गई, हजारों लोगों के घर, हजार लोग घर से बेघर हो गए हैं। किस तरह से लोग तड़फे हैं आपने देखा होगा। अभी की जो खबरें हम लोगों ने वो की हैं, पीने का पानी नहीं है ट्रेनों में, अमीरों के बच्चों के लिए हवाई जहाज हैं, गरीबों के लिए बस भी नहीं है, लाठियां हैं। पीने का पानी नहीं है, टॉयलेट का पानी पीना पड़ रहा है। एक भद्दा मजाक हो रहा है गरीबों के साथ। उसके साथ साथ कभी ट्रेन जो है 7-8 दिन गायब हो जाती है। खाने की व्यवस्था नहीं है। रेलवे स्टेशन पे एक माँ दम तोड़ देती है और बच्चा उसके ऊपर जो चादर जो है, जो ओढ़ी हुई है चादर, उस चादर में खेल रहा है।
एक मजदूर जा रहे होते, ट्रक हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, माँ की लाश बराबर में पड़ी हुई है, 1.5 साल का बच्चा जो है माँ माँ चिल्ला रहा है, कौन लौटा देगा? देखिए, मैं लोकतंत्र के बारे में कई बार आपको बता चुका हूं। लोकतंत्र में अगर कोई अपराध होता है, जो अपराध जिसको रोका जा सकता, तो उसके लिए सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। लेकिन क्योंकि लोग जागरूक नहीं है अपने अधिकारों के प्रति, क्योंकि लोग जागरूक नहीं है अपने फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के प्रति, इसलिए सरकारें जो हैं लगातार आपको लूटती हैं, खसोटती हैं, आपके अधिकार सीज रखती हैं, जिस तरह से लेबर लॉ में हुआ। अभी लेबर लॉ को प्रभावित करने का काम किया गया। उद्देश्य यही है कि एफडीआई का विरोध करने वाली सरकार पूर्ण रूप से एफडीआई करने के पक्ष में है, और किस तरह से जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट में यहाँ मजदूरों का शोषण होता था, वो किस तरह किया जाए, ये इसके लिए खुली छूट देने का काम जो है लेबर लॉ में जो बदलाव किया जा रहा है वो उसी का उदाहरण है कि चाहे मजदूरों से 8 की जगह 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम करा जाए, छुट्टी दी जाए या नहीं दी जाए, या उनको बोनस दिया जाए या नहीं दिया जाए, या उनको अगर वो अपने अधिकारों के प्रति या शोषण के प्रति अत्याचार उठाते हैं, के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो उनकी नौकरियां छीन ली जाए। तो ये जो तरह तरह के रेस्ट्रिक्शंस जो हैं, रोक जो हैं, जो रहती थी पहले लेबर लॉ के कारण, उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। पूंजीपतियों पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो कितना बड़ा लोन ले जाएं और चुकाएं या ना चुकाएं, लेकिन उनको पार्टी फंड में चंदा देते रहे, बहुत है, सरकार का काम होता रहता है। तो देश को सोने की चिड़िया कहने वाले प्राइम मिनिस्टर ये कहने वाले कि देखिए, मैंने पहले भी कहा था, फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि जब भी कोई संकट की घड़ी आती है तो पैकेज पे पैकेज, पैकेज पे पैकेज की घोषणा की जाती है, और फिर पूछते हैं कि कुछ मिला क्या, आपको कुछ मिला गया, या आपको कुछ मिला गया? तो ऐसी घोषणा आपने की है, किसी गरीब को कुछ मिला गया? आप मेरे कमेंट में जरूर बताइए, किसी गरीब तक कुछ पहुंचा क्या? किसी मध्यम वर्गीय व्यापारी को कुछ मिला क्या, कोई सहूलियत? किसी मजदूर को अपना घर चलाने के लिए कुछ मिला क्या? झूठे सरकार, झूठे मंत्री, झूठे नेता, भ्रष्ट नीतियां, 80 करोड़ परिवारों को हमने राशन दिया। एक परिवार में अगर 4 लोग भी लगाते हैं, 8 चौक 32, 320 करोड़ की आबादी, बताइए कौन से देश की है? हम खूब झूठ बोलेंगे, हम खूब झूठ बोलेंगे, लगातार झूठ बोलेंगे। जनता जब सवाल करेगी तो सवाल करने वालों को उठा के जेल में डाल देंगे, उनको आतंकवादी, नक्सली या देश विरोधी बताकर। अब बताइए साहब, सरकार का विरोध करना, देश का विरोध करना कहां होता है? कोई भी सरकार राष्ट्रभक्त तो नहीं हो सकती है, क्योंकि वो तो उन लोगों के लिए काम करेगी। जिस तरह से अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा प्रथम उद्देश्य रहेगा कि इस देश के कमजोर वर्ग के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को और गरीबों को प्रथम जो है अधिकार दिए जाएं, जिससे वो अपने जीवन को मजबूती से जी सकें। तो मैंने कुछ आंकड़े भी तैयार किए हैं हमारे साथियों ने, और हमारी राय ये थी कि उस पर कल हम एक प्रेस रिलीज भी जारी करेंगे। सरकार के पास तो कोई नीति नहीं है, आजाद समाज पार्टी की तरफ से हम लोग उनको सुझाव देंगे किस तरह से वो अर्थव्यवस्था को दोबारा से पटरी पे ला सकते हैं। तो वो फैक्ट से जो है लाइव में ना बोलकर मैं प्रेस रिलीज देके जो है कल कोशिश करूंगा कि पूरे देश को, पूरी दुनिया को और भारत की निकम्मी, झूठी पूंजीपतियों की सरकार को आपकी आंखें खोल सकूं, उनको रास्ता दिखा सकूं कि वो इस देश के लोगों के बारे में सोच सकें। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था और आम आदमी की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, बहुत नाजुक दौर में है। सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। सरकार तो एक एजेंडे पे है किस तरह से जो है पूंजीपतियों का भला किया जाए।
किस तरह से सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता प्राप्त की जाए, किस तरह से मजदूरों को, गरीबों की जान ली जाए और अमीरों को किस तरह से लाभ दिया जाए, उसी का प्रयास सत्ता कर रही है, सरकार कर रही है। और ये जो षड्यंत्र है, षड्यंत्र अभी ये बिहार चुनाव में और मध्य प्रदेश चुनाव में आपको देखने को मिलेगा कि पीएम केयर फंड जो बनाया गया, उसमें जो पैसा इकट्ठा हुआ वो विधायक खरीदने के लिए और जनता को, क्योंकि बिहार के लिए स्पेशल कह रहा हूं, क्योंकि आजाद समाज पार्टी बिहार की तरफ रुख कर रही है, क्योंकि वहां हमारे लोगों के साथ बहुत ही बुरी स्थिति बनी है और अब हम दोबारा अपने लोगों के साथ ये स्थिति नहीं बनने देंगे। अब हमने कमर कस ली है, तो बिहार पे और मध्य प्रदेश पे मेरा पूरा फोकस है। अभी बिहार में जो हमारे मजदूर भाई है, उन्होंने जो दंश झेला है, उसको परमानेंट निजात दिलाने के लिए और उनको बाहर कहीं नहीं जाना पड़े रोजगार के लिए, इसलिए बिहार में रोजगार पैदा करने के लिए अब भीम आर्मी की जो राजनीतिक दल है आजाद समाज पार्टी, वो बजट मजबूती से कार्य करेगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि सत्ता के संरक्षण से पूंजीपतियों का जो है, जो लाभ दिया जा रहा है और जिस तरह से मध्यम वर्गीय व्यापारी को मजबूर किया जा रहा है, उसको और गरीब बनाने का प्रयास किया जा रहा है और अमीरों को और अमीर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ये सरकार का षड्यंत्र है। ये जो पैसा सरकार ने इकट्ठा किया है, वो चाहे पीएम केयर फंड का हो या अन्य घोटाले करके, जैसे नोटबंदी के समय में इन्होंने 1000 लोगों की जान ली, तो इस पैसे का दुरुपयोग ये इतना सता रहे हैं, जैसे हिटलर ने कहा था कि गरीब को, जनता को इतना सता दो कि वो जीने को विकास समझ बैठे। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि इतना तड़फा दो, इतना सता दो, इतना रुला दो कि वो सिर्फ जीने को ही विकास समझ बैठे। तो बिहार में ये षड्यंत्र करके मजदूरों के साथ किया गया कि जब बिहार इलेक्शन आए तो ये पैसे की पोटलियां खोलकर पैसे के दम पे सत्ता में भागीदारी अदा कर ले और सत्ता अपने को में किसी तरह से काबिज हो जाए। अब ये तरह तरह की योजनाएं बिहार के लिए लाएंगे, बिहार के मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, और अपनी जो नाकामयाबी है उन पैसों की आड़ में ढकने का प्रयास करेंगे, जिससे कि दोबारा से बिहार में सत्ता में स्थापित हो सके। लेकिन याद रखिए, सरकार को और देश को तोड़ने वाले एजेंटों को बता देना चाहता हूं कि आजाद समाज पार्टी है, अब आपके ये नाकाम मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। ना तो हमारा देश कमजोर होगा, हम पे तो बहुत सारी नीतियां हम कल आपको देंगे भी, आपका अमल करेंगे तो देश फिर पटरी पे आ जाएगा। लेकिन जब तक हम लोग हैं, इस देश के करोड़ों बहुजन समाज के नौजवान हैं जो तैयार हैं इस देश में बहुजन राज के लिए और अपने मुल्क को, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, तो जब तक ये लोग हैं तब तक आपकी ये भ्रष्ट नीतियां इस देश को कमजोर नहीं कर पाएंगी। और जो आप चाहते हैं कि यहाँ का गरीब, यहाँ की आवाम घुटनों के बल हो जाए और आपके बलबूते, आपके दिखाए इशारे पे गुलामी करे, वो इस देश में नहीं होगा। क्योंकि बाबा साहब का, विश्व रत्न बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ है जो हमें बराबर के अधिकार देता है। विपक्ष की जो भूमिका होती है वो अब हम बताएंगे आपको। आपकी गोलियों से, आपकी जेलों से, आपके मुकदमों से नहीं डरते हैं। इस लॉकडाउन की आड़ में सत्ता ने क्या क्या नहीं किया आप देखिए। जो सत्ता का विरोध कर रहे थे उन सब लोगों को जेल में उठा कर डाल दिया। जैसे अभी हमारे सहारनपुर में भी मेरे भीम आर्मी के मजबूत साथी कमल भाई, मंजीत सिंह नोटियाल, शिवम खेवड़िया यहाँ पर है, और पूरे देश में जामिया के बच्चे हैं, जेएनयू के बच्चे हैं, महाराष्ट्र से लोग हैं। जो भी सरकार का विरोध करता है उसको ये राष्ट्र विरोधी करार देकर जेल में डाल देते हैं। बाकी तो इनकी वो भ्रष्ट मीडिया है ही। अभी देखिए पूरा बेहाल है। किसी तरह से कोरोना को इन्होंने मुसलमानों की तरफ मोड़ दिया, मुसलमानों का नाम दे दिया, अपनी सरकार के नाकामयाबी को बचाने का प्रयास किया, फिर झूठे ठहराने लगे, कुछ लोगों पे मुकदमे हुए तो फिर ये सीधे हुए। अब ये चुनाव के समय करते क्या है कि ये जो अभी का समय है इसको तो याद रख रही है जनता, लेकिन जनता थोड़ा भोले भाले जनता है, अपने काम में भी जो है तो भूल जाती है। याद रखिए कि फिर ये ले आएंगे हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, आतंकवादी, ये वो, और फिर इनका जो वो है, जिन राजनीतिक, जिन पूंजीपतियों की वजह से, जिन बिजनेसमैनों की वजह से इनके सरकारें चल रही हैं, उसके पैसे के दम पे फिर उनके द्वारा तैयार की गई मीडिया जो है फिर आपको इस धर्म की राजनीति में धकेल देती है। और फिर गलती कई बार आप कर चुके हैं इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को वोट देके,
परिणाम यही होता है कि बड़े बड़े सपने आपको दिखाए जाते हैं और जमीनी तौर पे कुछ नहीं होता, जैसे पैकेज में कुछ नहीं है। तो आप समझिए 6 साल की सरकार में 70,000 किसानों ने आत्महत्याएं की है। ये है सबका साथ सबका विकास, और ये है वो सरकार जो देश को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देने की बात करती है। आप समझिए इन निकम्मे लोगों पे कोई नीति नहीं है, ना इनकी कोई विदेश नीति है। इनकी विदेश की जो खराब नीतियों की वजह से खाड़ी देश हमारे विरोध में चले गए हैं, वहां से हमारे लोगों की नौकरियां जा रही हैं। इन्होंने धर्म का, आडंबर का, पाखंडवाद का जाल यहाँ चला रखा है, और मीडिया ने जिस तरह से यहाँ देश के लोगों के खिलाफ, इस मुल्क में रहने वाले लोगों के खिलाफ जिस तरह का माहौल बनाया, तो वहां उसके बहकाव में आके वो वहां रहने वाले लोग भी मीडिया की भाषा बोलते हैं और फिर उनको नुकसान उठाना पड़ता है। आप समझिए ना विदेश नीति है, ना राज्य नीति है, ना कोई ऐसा और कोई देश को बढ़ाने का कोई ढांचा है, कोई अच्छा निर्णय है। सारे निर्णय जो हैं वो घोटाले करने के लिए, चोरी करने के लिए, देश की जनता को छलने के लिए किए गए हैं, और छला भी है। उसी का प्रमाण ये है कि आज देश की अर्थव्यवस्था टूट चुकी है। तो समझिए कि देश में हालात बद से बदतर हैं। कोई सवाल नहीं कर सकता है। सवाल विपक्ष क्यों नहीं कर रहा मुझे नहीं पता, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनकी आवाज दबाने के लिए मुकदमे किए जा रहे हैं, जेल भेजा जा रहा है। क्योंकि हम भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करते हैं, हम भारतीय संविधान को मानते हैं, इसलिए हम लोग चुप हैं। अगर जिस तरह से लॉकडाउन की आड़ में लॉकडाउन को हथियार बना के जिस तरह से बहुजनों पे हमले हुए हैं, रेप हुए हैं, हत्याएं हुए, बिहार के कई मामले हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि याद रखिए मुख्यमंत्री बिहार, जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा उस दिन के बाद आजाद समाज पार्टी के जिम्मेदार योद्धा और आजाद समाज पार्टी के और भीम आर्मी के जो क्रांतिकारी वीर बिहार के अंदर में है, वो आपसे सड़क पर जवाब मांगे, फिर आपको पता लगेगा विपक्ष किसे कहते हैं। देखिए, इस तानाशाही खिलाफ हमें रोड पे आना पड़ेगा। हम सिर्फ लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे हैं। एक बार लॉकडाउन खुल जाए तो फिर इस सरकार की भ्रष्ट नीतियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम अपने आंदोलन से जनता तक पहुंचाने का कार्य करें, क्योंकि बिकाऊ मीडिया और चंद पूंजीपतियों के घरानों की अपनी घर की मीडिया वो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी। आपको खुद सब चीजों को समझना पड़ेगा। वो सोशल मीडिया के जरिए, ये आंदोलन के जरिए आप तक पहुंचेगी। ये बहुत विपत्ति की घटी है, विपदा, बहुत बड़ी विपदा देश में आई है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जिस तरह से भूख से लोग यहाँ मर रहे हैं, संसाधन विहीन होकर पैदल जाने से, धूप में, किसी नेताजी के बेटे को, किसी मुख्यमंत्री के बेटे को 10-20 किलोमीटर पैदल चलाइए। इस 45 डिग्री टेम्परेचर पे 60-100 किलोमीटर जो है साइकिल उससे चलाइए, एक्सरसाइज भी हो जाएगी, उसको पता लग जाएगा गरीब क्या क्या झेल रहे हैं। लेकिन ये एसी में पड़ के भाषण दे रहे हैं और धर्म के, आडंबर के रच खेल को तैयार कर रहे हैं। मैं एक जानकारी और दे दूं आप लोगों को कि गुजरात में कानून मंत्री थे भूपेंद्र सिंह चुडासमा, हाईकोर्ट से उनको झटका लगा, उनकी सदस्यता जो है चली गई। ये खबर बहुत मजबूत खबर थी, हाईकोर्ट ने उनको झटका दिया। लेकिन इस खबर को ज्यादा बड़े पैमाने पर नहीं दिखाया गया। मैं इस खबर को क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरे रहबर, मेरे आदर्श मान्यवर साहब काशीराम ने एक नारा दिया था, मैं अपने नौजवानों को वो याद दिला रहा हूं कि बैलेट के साथ बुलेट की तैयारी भी रखना। बैलेट के साथ बुलेट की तैयारी भी रखना। ये बात मैं अब आपको पूरी कर देता हूं कि वो इस बात को क्यों कहते थे कि आप ना बिकने वाला समाज, ना बिकने वाले नेता तैयार कर देंगे, अपने लोगों की वोटों की सुरक्षा कर लेंगे, लेकिन ये आपके वोटों को लूटने का काम करेंगे। तो इसलिए आप समझिए कि 327 वोट से मात्र जो है वहां पर उम्मीदवार, जो विपक्षी उम्मीदवार था, मैं नहीं जानता कौन है, वो हारा था वहां पर। लेकिन सत्ता के बल पर, सरकारी एजेंसियों के बल पर इन्होंने वहां सत्ता में दोबारा हस्तक्षेप किया और वो जीती हुई सीट जो है इन्होंने, मैं ये बात इसलिए स्पेशली बता रहा हूं कि वो जीती हुई सीट जो है इन्होंने अपने कब्जे में ले ली। ऐसा बहुत सारी सीटों पे हुआ होगा, क्योंकि कमजोर नेतृत्व है, सीबीआई की जांचें बैठी हुई हैं, खूब धन बल जो है सरकार के रहते कमाया है, तो सरकार की मुखालफत नहीं कर सकते हैं, सच्चाई नहीं कह सकते, वरना जेल चले जाएंगे, मुकदमे हो जाएंगे।
इसलिए जो है सच नहीं बोल पाए हैं। तो बहुत सारे ऐसे नेता जो पैसे के दम पे तैयार होते हैं, मैं ये अपने नौजवानों को कह रहा हूं, उनको समझना पड़ेगा। जो नेता पैसे के दम पे तैयार होगा, बिना संघर्ष के आएगा, तो ऐसे समय में वो सबसे पहले भाग जाएगा। और जो संघर्ष के दम पे, अपनी मेहनत के दम पे, जिस तरह से भीम आर्मी के नौजवानों ने, हमारे साथियों ने 3 से लेकर 5 साल में एक गांव से जुड़े संगठन को एक राष्ट्रीय संगठन बनाया अपनी मेहनत से, जब ऐसे नेता पैदा होंगे तो मैं लिख के देता हूं कि फिर वोट की सुरक्षा भी होगी। तो फिर ये जो बीजेपी ये सत्ता का दुरुपयोग करके जिस तरह से ये चालबाजी करके ऐसे चुनाव हरा देती, तो वो नहीं हो पाएगा। मैं सतर्क कर रहा हूं आप लोगों को कि आपको, मेरे वीर योद्धाओं, कि आपको तो कमर कस के रखनी पड़ेगी और अपने महापुरुषों के आंदोलन को पढ़ना और समझना पड़ेगा। उन्होंने समय समय पे अपने अनुभव से क्या क्या बातें आपको बताई हैं। तो गरीबी को हटाने वाली 70 साल, ये सिर्फ बीजेपी का रोल नहीं है साहब, और भी जो सरकारें हैं जो 70 साल से गरीबी हटाओ के नारे दे रही थी, गरीब को नहीं हटा पाई, गरीबी को नहीं हटा पाई, गरीबों को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी सरकार ने तो बड़े कदम, ठोस कदम उठाए गरीबों को हटाने के लिए। किस तरह से धूप में मरे, जाते हुए मरे, एक्सीडेंट में मरे, भूख से मरे। कोरोना से लोग कम मर रहे हैं, भूख से लोग ज्यादा मर रहे हैं। और बाकी एक तरफा कार्रवाई सरकार की, वो भी आप देख रहे हैं। जाति धर्म देखे कार्रवाई की उसमें, उस मुल्क में होती है जहां जो धार्मिक मुल्क होता है, ये जो है लोकतांत्रिक मुल्क है। यहाँ चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, सरकारें बनती हैं, यहाँ कानून का राज है, यहाँ देश का सबसे बड़ा और पवित्र, दुनिया का सबसे बड़ा और पवित्र संविधान है। तो यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र को ताक पर रख के जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा था कि लोकतंत्र सुप्रीम कोर्ट में खतरे में, कई फैसले ऐसे आते हैं कि हमें लगता है कि सत्ता का जो हस्तक्षेप है वो सुप्रीम कोर्ट में भी है, चुनाव आयोग में भी है, अन्य एजेंसियों में भी है। अगर कोई इनके खिलाफ खबर चला दे मीडिया का व्यक्ति, वही क्या करें, तो ईडी सीबीआई की जांच, अगले दिन इनकम टैक्स वाले उनके ऑफिस पहुंच जाते हैं। कोई नेता इनकी मुखालफत कर दे, सच कह दे, उन पे सीबीआई के लोग केस हो जाते हैं। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के साथ ये बचाव है, क्योंकि उन्होंने चोरी नहीं की है, उन्होंने डाके नहीं डाले, उन्होंने लूट नहीं मचाई है। उन्होंने मेहनत के दम पे, अपने दम पे तैयार किया, अपने संघर्ष के दम पे अपनी पार्टी और अपने संगठन को। तो उनको ना सीबीआई से डरा जा सकता है, ना इनकम टैक्स से डरा जा सकता है, ना ईडी से डरा जा सकता है। ये भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ताओं की और पदाधिकारियों की ताकत है। इससे सरकार डरती है, इसलिए तरह तरह की अफवाहें आप लोग खिलाफ फैलाई जाएंगी, षड्यंत्र कराए जाएंगे। और एक शायरी आपको सुना देता हूं, बेशक ये आपको समझ आ जाएगी कि दरख्तों के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता। अगर अपने लोगों को, चमचों को हथियार बना के ईमानदार कार्यकर्ताओं के पीछे के साथ छेड़खानी ना की जाए, तो इस सरकार को, इस निकम्मी सरकार को इसकी औकात बताने देने के लिए ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, फिर दोहरा दे रहा हूं एक बार, नौजवान सारे बड़ी जिम्मेदारी से समझे, हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग भी सुनेंगे कि दरख्तों के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता। तो ये हमारे लोगों को हमारे खिलाफ खड़े करके, उनका प्रयोग करके, इसी को मान्यवर चमचा युग कहते थे। आप अगर उसको चमचा युग की किताब को पढ़ेंगे, कि जब भी ईमानदार नेतृत्व जो है, ईमानदार कार्यकर्ता सड़क पर काम करने के लिए, जमीन पर काम करने के लिए आते हैं, तो ये ऐसे चमचों का प्रयोग करके, उनको धन बल का लालच देके, उनको सत्ता का लालच देके, उनको डरा धमका के ईमानदार लोगों की छवि खराब करवाने का और उनके खिलाफ, उनके समाज में षड्यंत्र तैयार कराने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में नौजवान लोग राजनीति नहीं कर सकते? क्या नौजवानों की राजनीति से इतना डर है, इतनी तकलीफ है सरकार को, लोगों को? क्योंकि नौजवानों की राजनीति से इसलिए तकलीफ है क्योंकि नौजवान चोर नहीं है, नौजवान ईमानदार है, नौजवान में अपने समाज के लिए लड़ने का जज्बा है, अपने अधिकारों को पाने का जज्बा है, अपने समाज के खिलाफ हो रहे शोषण पे जवाब देने का और उनको न्याय दिलाने का जज्बा है। उनके वो मिशन से समझौता नहीं करते, इसलिए इन्हें राजनीति डर लगता है। इसलिए कहते हैं कि आप 50 साल के हो जाओ, खूब राजनीति सीखो। कौन सी राजनीति? आप घोटाले करने सीखो, आप चोरी करना सीखो, आप समझौते करना सीखो, आप लाशों पर राजनीति करना सीखो, दंगे पर राजनीति करना सीखो, आप जो है सरकार के साथ मिलकर जो है घोटाले करो, आप विपक्ष के उसमें आकर ठेकेदार बनो, पैसे कमाओ, लेकिन हक की आवाज को मत उठाओ। तो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस और ये नहीं चलेगा। अब इस देश में बहुजन राज आएगा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नीति पे काम होगा। जो बहुजन की बात करेगा वो सभी प्रदेशों से लेकर दिल्ली पे राज करेगा। और मैं बता दूं साफ तौर पे,
आने वाले समय में अगर सत्ता का दुरुपयोग करके सुप्रीम कोर्ट से या कहीं से भी अगर हमारे दिल के खिलाफ गलत फैसले आएंगे तो याद रखिए, हम लोकतंत्र जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अपने मौलिक अधिकार जानते हैं, संवैधानिक अधिकार भी जानते हैं, तो याद रखिएगा कि कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ेंगे जिसका घिराव नहीं करेंगे। अगर माननीय न्यायपालिका सत्ता के दुरुपयोग से, सत्ता के हस्तक्षेप से हमारे खिलाफ फैसले देगी तो न्यायपालिका का भी घिराव करने का काम करेंगे। और अगर किसी थाने से, किसी कचहरी से या किसी अन्य जगह से सरकारी जुल्म होगा हमारे लोगों पर, हमारे लोगों की हत्याएं की जाएंगी और मुकदमे दर्ज नहीं होगा या उनको सताया जाएगा, जैसे कई मामले आज मेरे संज्ञान में, तो याद रखिए फिर उन पे भी जो है आंदोलन का सामना जो सरकारों को करना पड़ेगा। और मैं बता दूं, ये देश आंदोलन का, हमने अंग्रेजों को भी आंदोलन के जरिए इस देश से रुखसत कर दिया था और हमने बहुत सारे तानाशाही शासकों को भी आंदोलन के जरिए इस देश से जो है हटाने का काम किया हमारे पूर्वजों ने। तो इस निकम्मी सरकार को, इस झूठी सरकार को, इस पैकेज पे पैकेज बांटने वाली और पूंजीपतियों का भला करने वाली, गरीबों का खून चूसने वाली सरकार को भी जो है आंदोलन के जरिए, जन आंदोलन के जरिए आम व्यक्ति को जोड़कर, गरीबों को जोड़कर, कमजोरों को जोड़कर, मजलूमों को जोड़कर सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। इसके लिए हमारे सभी कार्यकर्ताओं को तैयार होना पड़ेगा और उनको मजबूती से अपने गोल को ध्यान में रखते हुए, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते कि हमारा लक्ष्य आप समाज में आपस में लड़ना नहीं है, हमारा लक्ष्य जो है समाज को एकजुट करना और इस सरकार को, आरएसएस और बीजेपी की इस निकम्मी सरकार को जो सिर्फ पूंजीपतियों की हितैषी है, इस सरकार को सत्ता से बेदखल करना। इस पे हमारे नौजवान कार्यकर्ताओं को ध्यान देना पड़ेगा और ये मिशन का काम है। ये आजाद समाज पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं, ये आपका आंदोलन है, आपके बहुजन महापुरुषों का कारवा है जो बड़ी कठिनाइयों से जो हमने शुरू किया है, बिना संसाधनों के, आप लोगों के प्यार, आप लोगों को अधिकार दिलाने के लिए और आप युवाओं को नेतृत्व दिलाने के लिए बड़े पैमाने पे हमने तैयार किया है, अपनी बहनों को नेतृत्व दिलाने के लिए हमने तैयार किया है। ये आंदोलन जो है, इसको सफलता प्राप्त कराने के लिए आप सब लोगों को मेरे साथ पूरी मेहनत से लगना पड़ेगा, तब जाके जो है हर एक स्टेट में हम लोग जो है तानाशाही सरकारों को जवाब दे सकते हैं। आप याद रखिए, अगर मान लो तो ठान लो तो हार और मान लो तो जीत, मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। तो याद रखिए, अगर बहुजन ठान लेगा कि वो सत्ता में स्थापित होगा तो वो दिन दूर नहीं कि बहुजनों का राज आएगा। इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं, एक बार हिम्मत से, मजबूती से, अपने महापुरुषों के त्याग, बलिदान, समर्पण को समझते हुए, उन्होंने जिस तरह का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन इस देश में झेला है, उसको समझते हुए ईमानदारी से कुछ दिन के लिए सहयोग कीजिए और काम कीजिए। और देखिए, क्षमताओं पे युवाओं की शक ना किया जाए। जब 5 साल में इस देश का सबसे बड़ा बहुजन समाज का राष्ट्रीय संगठन बनाया जा सकता है, जिसकी धमक से दिल्ली से लेकर सारी सरकारें जो हैं हिलती हो, तो वो दिन दूर नहीं कि मान्यवर कांशीराम साहब के चेले, उनके बच्चे 10 साल में आजाद समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने का और सत्ता में स्थापित करने का काम करेंगे। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का प्रेम चाहिए। मैंने जैसे कहा आपसे कि वो दिन दूर नहीं जब बहुजनों की सत्ता आएगी और इस देश के कमजोर लोगों के लिए, गरीबों के लिए जो है बराबर की हकदारी की बात होगी। याद रखें, मैं बार बार समझाता हूं, आप लोग नहीं समझ पा रहे। मेरे और आपके व्यक्तिगत सम्मान से बढ़ के मूवमेंट होती है, आंदोलन होता है। अगर हमारे महापुरुषों ने भी अपने सम्मान की परवाह की होती, कितने कठिन दौर में उन्होंने आंदोलन चलाया, तो समझिए आज तो हम पे संसाधन भी है, तो आज हम लिए ये अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, घड़ी पहन के, कलम लगा के नहीं बैठे होते। तो हमें जो मिला है हमारे महापुरुषों के संघर्ष के बदौलत मिला है। उस संघर्ष को आगे बढ़ाना है या पीछे हटाना है, अपने लोगों का राज लाना है या अपने लोगों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ना है, अपने लोगों के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छे रोजगार, युवाओं के लिए उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी जो है मेडिकल फैसिलिटी, उनको न्याय दिलाने के लिए कोर्ट में पर्याप्त भागीदारी और प्राइवेट सेक्टर में उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था जो है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की व्यवस्था ओबीसी समाज के लिए, आदिवासियों के लिए उनके अधिकारों की सुरक्षा, उनके मान सम्मान सुरक्षा, उनके घरों की सुरक्षा करने के लिए अगर आपने संकल्प लिया है तो आजाद समाज पार्टी में आपका स्वागत है। और मजबूती से एकजुट होकर
बहुजन समाज का काम करें, बहुजन समाज के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मैं कल प्रेस रिलीज के माध्यम से अपने साथियों के सहयोग से सरकार को आईना दिखाने का काम करूंगा, जिससे कि फिर से जो है देश में अर्थव्यवस्था जो है तैयार हो, मजबूत हो देश की अर्थव्यवस्था, देश फिर पटरी पे आए, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को खाने को अन्न मिले, लोगों की जेब में पैसा आए। जब लोगों की जेब में पैसा आएगा तो यहाँ जो है डिमांड और सप्लाई का खेल है। जब पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगी सामान की, फिर इंडस्ट्रियाँ चलेंगी, फिर छोटे व्यापार खड़े होंगे, फिर सप्लाई होगी, तो तब जाके पैसे की अर्निंग होगी, फिर जाके राजस्व पैदा होगा, तब जाके अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ये सरकार तो पूंजीपतियों की सरकार है। इनकी बिकाऊ जो है, इनके पूंजीपतियों के पास जो है अपने खुद के न्यूज चैनल है, और वो पूरे दिन बैठ के जब उन पे कुछ नहीं होता, सरकार घिर रही होती, तो वो हिंदुस्तान पाकिस्तान ले आते हैं। जबकि मैं इस वर्ड को बार बार खंडित करता हूं, इस वर्ड को जो है, क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, असंवैधानिक वर्ड है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये देश भारत है। हमारा नारा भी बहुत प्यारा है, जय भीम जय भारत। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, आपको समझना पड़ेगा कि ये तब ले आते हैं भारत पाकिस्तान, इस्लाम, जिहाद और सीमा पे जो है तनाव हो जाते हैं, ऑटोमेटिक मंदिर मस्जिद हो जाते हैं, धर्म का अफीम जो है उसकी चादर जो है इनके ये मीडिया के जो चैनल जो है पूंजीपतियों के, ये फिर बिखेरना स्टार्ट कर देते हैं। किसी को पकड़ के लाते हैं, चंद पैसे देके बिठा के किसी धर्म को गालियां दिलवाते हैं और अपना जो है रोजगार चलाते हैं। इससे देश का भला नहीं हो सकता। आप सोच के देखिए, देश का भला विज्ञान से होगा या धर्म से होगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। और देश का भला जो है आप लोगों की जागरूकता से होगा या इन ठेकेदारों के भरोसे बैठे रहने से होगा। बहुजनों के लिए तो मेरे पास बहुत सारी बातें, जब मैं फील्ड में उतरूंगा, आंदोलन करूंगा, तब आपको बताऊंगा किस तरह से आपको छला गया है। लेकिन याद रखिए, कटाक्ष कर रहा हूं लेकिन कह रहा हूं सच, कि आर्थिक आधार पर आरक्षण करने वाले बाबा साहब के जातिगत आरक्षण को, जिससे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, उसको चोट देने वाले आरएसएस के आइडियोलॉजी को, जो आरएस की आइडियोलॉजी आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करके जातिगत आरक्षण खत्म कर देना, इस विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले आपके हितैषी नहीं हो सकते। बहुजन समाज के लोगों को समझना पड़ेगा। और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय एक धोखा है, और अभी समझ जाओ मौका है, क्योंकि सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय जो है, अब जब इसको आप हिंदी अनुवाद करेंगे तो इसको हिंदी में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो एक जैसे नारे, एक जैसे आइडियोलॉजी बहुजन समाज का विकास नहीं कर सकती है। हमें बहुजन समाज को इकट्ठा करना है। हमारी लड़ाई किसी जाति धर्म से नहीं, क्योंकि आर्टिकल 25, 26 उन्हीं लोगों के लिए है। जैसा मैंने पहले से कहा कि किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काना हमारा काम नहीं है, और धर्म की खेती करना और दंगों की राजनीति करना बहुजन समाज के लोग काम नहीं। हमारा काम तो समाज को जोड़ने का है। हम मानवतावादी विचारधारा के लोग हैं। हमें किसी को भी तकलीफ होती है तो हमें तकलीफ होती है। हम किसी का शोषण करने के लिए यहाँ नहीं है। हम सिर्फ अपने लोगों के अधिकारों के लिए यहाँ है, और अपने लोगों को उनका खोया हुआ इतिहास, उनका खोया हुआ सम्मान, उनके खोए हुए अधिकार दिलाने के यहाँ है। तो युवाओं को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, पूरे देश के युवाओं को, जिन लोगों की बदौलत चंद्रशेखर है। और आज चंद्रशेखर आप लोगों की आवाज है। अगर चंद्रशेखर किसी मामले में हस्तक्षेप करते तो बहुत अच्छे लोगों की नींद उड़ जाती है। ताकत मेरी नहीं है, आप लोगों की दी हुई ताकत है। आपके प्रेम, आपके ताकत से मैं हूं। लेकिन ये भरोसा भी मैं आप लोगों को दिला सकता हूं कि फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं, और अधिकार मांगे से नहीं मिलते, अधिकार तो छीने जाते हैं। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि वो नोट नहीं बना। आप आरोप लगाइए, आप तरह तरह के जो है आरोप लगाइए, वो नोट नहीं बना जो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को और आजाद समाज पार्टी किसी कार्यकर्ता को खरीद दे। ये स्वाभिमानी लोग हैं, ये सम्मानित लोग हैं, ये सम्मान के भूखे हैं, और ये अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। ये इनका तोड़ इस देश में कोई नहीं है। इसका तोड़ एक ही है कि आप नए नए चमचे खड़े कीजिए और नए नए आरोप लगा के इनको घेरने का काम कीजिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सत्य जो है वो छिप सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सत्य ये है कि आने वाली सदी 21वीं सदी बहुजनों की है। इस देश में बहुजनों का राज आएगा, और कोई हमें इस देश में गुलाम नहीं बना सकता। इस देश की अर्थव्यवस्था फिर मजबूत होगी, लेकिन कमजोर नीतियों वाली सरकारों से नहीं होगी। उसके लिए बहुजन समाज की राजनीति और बहुजन समाज की जो है माननीय काशीराम साहब के विचारधाराओं की राजनीति को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तब जाके जो है देश फिर खुशहाल बनेगा। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं पूरे देशवासियों के लिए। तथागत की अनुकंपा आप सब लोग बनी रहे, सरकार को सद्बुद्धि मिले, इनको पता लगे कि चंद पूंजीपतियों को खुश करने के लिए जो गरीबों का खून चूस रहे हैं, इससे देश कमजोर होगा। इनके जो द्वारा ये कानून बनाए जा रहे हैं, इससे देश कमजोर होगा। इनको नहीं परवाह है।
आम आदमी की समस्या इनको नहीं दिखाई देती है। किस तरह से जो है फीस जो है सरकार प्राइवेट स्कूल जो है किस तरह फीस बढ़ा रहे हैं और फीस मांग रहे हैं, किस तरह से मकान मालिक किराया मांग रहा है, किस तरह से मजदूर परेशान है, किस तरह से मीडियम मध्यम वर्गीय जो लोग हैं वो क्योंकि वो मांग भी नहीं सकते हैं, बाहर नहीं आ सकते, किस तरह सुसाइड कर रहे हैं, किस तरह से जो है सिर्फ नमस्ते ट्रंप और सरकार मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के लिए लॉकडाउन को पहले सरकार ने कोई बात नहीं कही महामारी को, फिर लॉकडाउन कर दिया अचानक। किस तरह से पूरे देश में लोग तड़पे हैं, साइकिलों से लोग जा रहे हैं। हमारी एक छोटी बहन जो है 1200 किलोमीटर 1000 किलोमीटर साइकिल चला के अपने फादर को लेके जाती है बिहार। तो बिहार को भी मुझे मेरा क्रांतिकारी सलाम, मध्य प्रदेश और बिहार की टीम को मेरा सलाम। पूरे देश में जो मेरे कहने के बाद जो है जो मुझे इतना प्यार देते हैं, खूनदान भी कर रहे हैं और उसके अलावा राशन वितरण भी कर रहे हैं पूरे देश में, अपनी जान को जोखिम में डालकर जो है कोरोना के समय में भी न्याय दिलाने के लिए थानों में सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और जाते हैं। ऐसे सभी क्रांतिकारी साथियों को मेरा जय भीम नीला सलाम। आप लोगों के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कल मैं फिर जो है उस प्रेस रिलीज को पूरे आंकड़ों के साथ हम लोग देंगे। ऐसे जुड़े रहिएगा और अपना प्यार और अपना जो है सहयोग बना के रखिएगा। दूसरा, मैंने फिर कहा है आपसे, बहुजनों का राज लाने की जिम्मेदारी आप सबकी है, मेरी अकेले की नहीं है। और याद रखिए, जब आप इस दुनिया से जाएं तो आपके अंदर आप इस विश्वास के साथ जाएं कि आपके महापुरुषों का जो कर्ज आपके ऊपर था उसको आपने चुका दिया है। जय भीम, जय भारत।